हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड हिंदी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतिशत करेंगे और यह जो प्रतिशत काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, महा मैराथन यह प्रश्नोत्तरी होगी। इसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड के बोली और लोक साहित्य को लिया गया है और कुमाऊनी और गढ़वाली साहित्य के रचनाकारों को भी हमने इसमें शामिल किया गया। इसके साथ ही 4 से 5 हमने हिंदी के रचनाकारों को भी इसमें मिश्रण किया गया है, जिसमें बीरेंद्र डंगवाल, चंद कुंवर वर्तवाल, वल्लभ डोभाल और साथ में सुभाष पंत। इन हिंदी रचनाकारों को भी गढ़वाली साहित्य में मिश्रण किया गया है क्योंकि वो नए रचनाकार हैं, ठीक है। और साथ ही इसके अंतर्गत जो है मध्यकालीन जो साहित्य है, इतिहास है, जो फर्स्ट पेपर में आपका लगा हुआ उत्तराखंड में, यानी चंद और पंवार वंश से संबंधित जिनका इस इतिहास में मजबूती से उसमें अध्ययन करना होता है, उनके शासन काल में जो रचनाएं रची गई है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए, उनको भी इस प्रश्न पत्र में हमने शामिल किया है। तो काफ़ी मजबूती देने की कोशिश की है इस प्रश्न पत्र को। और इसकी टैगलाइन जैसे मैंने कहा था पूर्व में, आपने देखा होगा कि दिख दिख छः पर कब दिखी होली, ठीक है, जो नरेंद्र सिंह की गढ़वाली एक बोली भाषा से संबंधित एक बहुत ही अच्छा गाना है। और नरेंद्र सिंह नेगी की प्रत्येक गाने में हमारी संस्कृति की एक अटूट झलक देखने को मिलती है, पहाड़ी परंपरा की विरासत हमें देखने को मिलती है। और तात्कालिक समस्याओं पर उनकी गाने, उनकी बोल इतने प्रसिद्ध हैं कि जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, अकल्पनीय, अविस्मरणीय है। बाकी मैं ज़्यादा उल्लेख नहीं कर सकता हूँ। बस टैगलाइन मैंने इसलिए बनाई है कि आपने गढ़वाली रचनाकारों को देखा है, पढ़ा है, लोक कथाओं को पढ़ा है, लेकिन हमें इतना ध्यान नहीं है कि किससे संबंधित है। तो वो ध्यान हमें होना चाहिए, ठीक है। देखती छः पर कब देखी होली, या तो सपने में देखा होगा या भ्रमवास देखा होगा, लेकिन अब आपको वास्तव में हकीकत में देखना है, क्योंकि अल्टी का पेपर है। तो वो भ्रम भी छोड़ देना है और सपने भी इस प्रकार नहीं देखने हैं। सपने सिर्फ देखने हैं तो एक अच्छे अध्ययन, एक अच्छे रचनाकार के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, जिससे हमारा ज्ञान सतत रूप से आगे बढ़ते रहे। यानी काल्पनिक नहीं, वास्तविक और प्रत्यक्ष सपनों की ओर हमें बढ़ना है मित्रों, ठीक है। तो यह प्रश्न पत्र काफ़ी मजबूत होगा आज का, ठीक है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद अभिनंदन ग्रंथ में किस रचना को स्थान दिया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए हेमवंत, बी काफलपाको, सी नंदिनी गीत और डी नंद नंदिनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। यह किसका है? चंद्र कुंवर वर्तवाल का है, ठीक है ना, चंद्र कुंवर वर्तवाल का है। और यह जो है काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ गाना माना जाता है, गीत माना जाता है, ठीक है ना। ये नाद नंदिनी ये गीत है ना, एक नंदिनी गीत है, यह भी इन्हीं का है। किसका है? चंद्र कुंवर वर्तवाल का है। एक नाद नंदिनी गीत है, काफ़ी प्रसिद्ध। ये केशव अनुरागी सुना होगा आपने। गढ़वाली जो फिल्मों के लिए संगीत देने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे केशव अनुरागी, नरेंद्र सिंह नेगी के साथ कार्य करते हुए आपने देखा होगा। तो इनका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में। आगे दूसरा प्रश्न है, दूर दराज ब्याही पहाड़ी युवती की वेदना पीड़ा सदैव गीत के रचनाकार हैं, ठीक है। दूर दराज में ब्याही जो पहाड़ी युवती है, उसकी वेदना किस में? सदैव गीत में है। तो यह सदैव गीत किस रचनाकार की है? ये तोता दत्त गैरोला, बी इसमें तारादत्त होगा, ठीक है ना। इसमें दूसरा है तोता कृष्ण गैरोला, सी है मोहन नेगी और डी है महावीर प्रसाद गैरोला। इसको आप कर देंगे तारादत्त गैरोला, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दूसरी का? ठीक है, सदैव गीत किसका है? तो आप जानते हैं कि सदैव गीत किसका है। तो सदैव गीत किसका होगा? तोता दत्त गैरोला का, यानी एक का होगा, ठीक है ना। ये इसका सही आंसर होगा। तो इन रचनाओं को आपको बेहतर रूप से देखना है। तो सदैव गीत काफ़ी प्रसिद्ध है, 1921 की है, ठीक है ना। कभी अगर आ जाता है इसका तो 1921 की रचना है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा किस रचना को कहा जाता है? ए सिंहनाथ, बी हिलासी, बी सी ब्रांसो संग और डी बिरहा। तो गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा किस रचना को माना जाता है? पूर्व में मैं प्रश्न पत्र में मैंने चर्चा की थी स्टार्ट में। तो इसका सिंहनाद होगा, ठीक है ना। या किसकी रचना है? भजन सिंह की है, ठीक है ना, भजन सिंह की रचना है। और देखो, गढ़वाली साहित्य को 5 भागों में बांटा गया, जिस प्रकार से कुमाऊनी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। तो यह जो है सिंह का ही है,
ये सिंह कार्यकाल, जो सिंह जो है एक 5 भागों में बांटा गया था, तो जो एक भाग है सिंहनाथ का, सिंह का, तो उसके अंतर्गत यह रचना है। ठीक है ना। चौथा नंबर का प्रश्न है, कुमाऊनी साहित्य का प्रथम नमूना दिगांश अभिलेख को माना जाता है कहाँ स्थित है। जो कुमाऊनी साहित्य का दिगांश अभिलेख है उससे जो है कुमाऊनी साहित्य को माना जाता है, तो किसके अंतर्गत यह है। ठीक है ना। यह तो ए अल्मोड़ा, बी पिथौरागढ़, सी बागेश्वर और डी टनकपुर। तो दिगांश अभिलेख को माना जाता है, तो दिगांश अभिलेख कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी बी होगा। ठीक है ना, पिथौरागढ़ होगा। ठीक है, चौथा का पिथौरागढ़ होगा। ठीक है ना। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य अकादमी का परिवर्तित नाम पीताम्बर दत्त बर्तवाल नाम कब जोड़ा गया। ठीक है, ए 2001, बी 2009, सी 2021 और डी 2011। ठीक है, तो उत्तराखंड साहित्य का आप जैसे इतिहास पढ़ते हो तो पहला ही यहाँ पर अंकित किया गया, आपके बुक में आपने देखा होगा, गढ़वाली जो बुकें हैं, तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा 11 में। ठीक है ना। पहले इसका क्या नाम था, इसका नाम था उत्तराखंड साहित्य। तो ठीक है, 2009 में इसकी स्थापना की गई थी, आएगा तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका नाम पीताम्बर दत्त बर्तवाल रखा गया था। ठीक है ना, 11 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब पीताम्बर दत्त बर्तवाल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने जो है गोरख साहित्य को स्थापित करने का इनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है ना। जो गोरखवाणी में रचनाओं को, जो गोरखनाथ की रचनाओं को भी इन्होंने संपादन किया था कि कितने रचनाएं हैं, इनका काल विभाजन भी उसमें किया था इन्होंने, जैसे आपने देखा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये उत्तराखंड के नहीं, भारत के हिंदी साहित्य के इतने बड़े विद्वान थे कि पहले शोधकर्ता थे ये। ठीक है, पहले शोधकर्ता थे और श्याम सुंदर दास ये प्रसिद्ध नाम है। इनके संरक्षण में इन्होंने पहला शोध ग्रंथ लिखा था। इनकी भूमिका इतनी मजबूत और बड़ी है। ठीक है, और आपने देखा कि इनके नाम से कोरदार के रहने वाले थे, कोरदार साइड के, तो उन्हीं के नाम से वहाँ पर महाविद्यालय भी है। ठीक है, तो जोड़ कर देखना चाहिए आपको भी। प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, ए मोहनलाल नेगी, बी तोता कृष्ण गैरोला, सी तारादत्त गैरोला, डी अबोध बंद बोगुणा। तो प्रथम गढ़वाली जो पद्य लेखक माने जाते हैं, ठीक है ना, तो कौन माने जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तोता कृष्ण गैरोला होगा। ठीक है ना, तोता कृष्ण गैरोला को क्या माना जाता है, प्रथम पद्य लेखक माना जाता है। पूर्व में भी इसके बारे में मैंने चर्चा की थी पहले प्रश्न पत्र में। ठीक है, आगे 7वां नंबर का प्रश्न है, कुमाऊनी बोली का विकास भाषा से नहीं माना जाता है, किस भाषा से नहीं, किस बोली भाषा से नहीं माना जाता है। ठीक है ना, कुमाऊनी बोली का विकास किस भाषा से या अपभ्रंश से होगा। ठीक है ना, नहीं माना जाता। ए द्रज, बी खस, सी प्राकृत और डी अपभ्रंश। तो कुमाऊनी भाषा के विकास जो है किससे नहीं माना जाता, अपभ्रंश से नहीं माना जाता। ठीक है, देखो द्रज से माना जाता है, खस तो है ही, गढ़वाली कुमाऊनी साहित्य में खस तो है ही, जैसे गढ़वाली आ जाता है कि खस जो है अपभ्रंश है। या उसके बाद दरद, देखो दरद क्या हुआ कि पहाड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है, जैसे हिमाचल हो गया, नेपाल हो गया, उत्तराखंड हो और कश्मीर हो गया। ठीक है ना, तो इन जगहों में दरद का उल्लेख मिलता है, जैसे पहाड़ी से इसका उल्लेख मिलता है। प्राकृत भी है ही। दूसरा एक आता है इसमें पैशाची। ठीक है ना, इसको मत भूलना, पैशाची, अपभ्रंश नहीं है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपने देखा होगा लेक्चरार 2021 में पूछा गया था, उसमें 5-6 नाम दिए गए थे, क्रम दिया गया था कि निम्न में से कौन से अपभ्रंश से संबंधित इस भ्रंश से नहीं था। ठीक है, तो महाराष्ट्री अपभ्रंश भी उसमें था ना। तो आपको इस चीज़ का भी, इस बातों को भी ध्यान रखना, क्योंकि आपको मालूम होगा कि गढ़वाली कुमाऊनी साहित्य का 2 आधार है। ठीक है, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं, चटर्जी कहते हैं, डी शर्मा जी कहते हैं कि दरद खस पैसाची और प्राकृत से इसका विकास हुआ। वहीं पालीवाल उदय तिवारी और धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं, सौरसेन अपभ्रंश से कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर इसकी मान्यता की बात करें तो वास्तव में सौरसेन अपभ्रंश ज़्यादा मजबूती हमें लगता है, जैसे कि लिखा गया है। ठीक है,
आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अबोध बंधु की प्रसिद्ध रचना चक्रवाल किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी नाटक, कर देना इसको, सी पटकथा और डी धारावाहिक। तो चक्रवाल किससे रचना है, किस विधा की रचना है? तो आपने आकलन कर दिया होगा, यह जो है चक्रवाल किसकी कौन सी है? तो चक्रवाल जो है नाटक है, ठीक है ना। और बाकी इनका उपन्यास जो है बहुगुणा का क्या है, भुक्ति भविष्य, काफ़ी प्रसिद्ध है। देखो पटकथा और धारावाहिक इसलिए मैंने जोड़ने की कोशिश की, एक चक्रचाल भी है। उस चक्रचाल के बारे में मैंने पूर्व प्रश्न पत्र में बताया था कि नरेंद्र सिंह नेगी की काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म थी और जो है उत्तरकाशी भूकंप पर आधारित थी। काफ़ी प्रसिद्धि इस जो है चक्रचाल फिल्म को मिली थी और तात्कालिक समस्याओं पर, जैसे मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी कि उनकी इतनी दिव्य दृश्य थी नेगी जी की। आप उनकी वास्तव में जब आप उनके गाने सुनोगे तो यहाँ नहीं कि आजकल के जो गाने होते हैं उसके उस आधार पर नहीं, उनके अविस्मरणीय अकल्पनीय, उनके हर एक गाने आप देखोगे उनके हर शब्द में ऐसा अर्थ निकलता है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। उस समय की तात्कालिक, जैसे कि भूकंप पर हो गया, टेहरी पर हो गया, नारी की वेदना पर हो गया, बुजुर्गों पर हो गया, महिलाओं पर हो गया, पर्यावरण पर हो गया। कोई अगर आप वास्तव में गाने तो कभी सुनते हैं लेकिन वास्तव में आप जब पढ़ोगे उन गानों को देखोगे तो वास्तविकता झलकती है, एक प्रत्यक्षता झलकती है, ठीक है ना। तो अगर हम गढ़वाली साहित्य पढ़ते हैं तो इस प्रकार की भावनाएं हमें जगने चाहिए। बाकी तो सभी समझदार हैं कि मैं गढ़वाली साहित्य के बहाने कम से कम इन चीज़ों का, हमें बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। आगे हम देखते हैं ब्रेन डंगवाल दुष्ट चक्र में श्रेष्ठता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2005, 2010, 2006, 2004। तो ब्रेन डंगवाल को कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसके लिए मिला था? दुष्ट चक्र में श्रेष्ठता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नौ का सही आंसर क्या होगा? डी, यानी 2004 में मिला था, ठीक है। तो इन्हें नए राइटर को भी इसमें देखो, राइटर तो पुराने हैं लेकिन सिलेबस में नया जोड़ा गया है, ठीक है। जैसे कि पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ कि भिन्न भिन्न माध्यमों से आपको इसमें मिश्रण मिलेगा। आगे महत्वपूर्ण है, गुमानी ज्योति पत्रिका के संपादक थे। ए गुमानी पंत, बी योगेश्वर चतुर्वेदी, सी गौरदा, डी अबोध बंधु बहुगुणा। तो गुमानी ज्योति पत्रिका के संपादन किसने किया था? ये किया था योगेश्वर चतुर्वेदी ने किया था, ठीक है। गुमानी पंथ ने नहीं किया था। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इस प्रकार के अगर आते हैं तो इसको आप अंडर रूल कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। तो योगेश्वर चतुर्वेदी का है ये। आगे उत्तराखंड का नवीन इतिहास 2006 के लेखक हैं, कौन है? ए यशवंत सिंह कटोच, बी चरण चारण, सी बद्रीनाथ पांडे और डी हरिकृष्ण रतूड़ी। तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास जो उसके राइटर तो यशवंत सिंह थे, इसका ए होगा, ठीक है ना। और वहीं हम बात करें बद्रीदत्त ने और जो है हरिकृष्ण रतूड़ी ने भी गढ़वाली और कुमानी जो है इतिहास लिखा है। तो इस पॉइंट को भी आप, और उत्तराखंड का इतिहास चारण ने किया था, ठीक है ना। बारह नंबर का प्रश्न है, पौराणिक लोक कथा को कहा जाता है पवाड़े, जागर, लोक कथा, लोक गाथा। तो पौराणिक लोक कथा को क्या कहा जाता है? तो पौराणिक लोक कथा को क्या कहा जाएगा? तो 12 का सही आंसर होगा, यानी जागर कहा जाएगा, ठीक है। अगर पौराणिक आ गया तो जागर कहा जाएगा, अगर ऐतिहासिक लोक कथा आ गया, ठीक है ना, ऐतिहासिक लोक कथा आ गया तो इसको क्या कहेंगे हम? पवाड़े कहेंगे ना, इसको क्या कहेंगे? पवाड़े कहेंगे, ठीक है। आगे 13 नंबर का प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा साहित्य के उद्भव और विकास के लेखक हैं, कौन है? शेरदा, बी गोरदा, सी चारूचंद पांडे और डी चंद्रलाल। तो कुमाऊनी भाषा साहित्य और विकास के लेखक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका 13 का सही आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा एक, शेरदा नहीं। शेरदा की रचनाएं भी काफ़ी प्रसिद्ध है और कुमाऊनी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है शेरदा का, ठीक है।
तो इनने एक साहित्य से संबंधित प्रश्न काफ़ी बेहतर रूप से आपको देखना है इन प्रश्नों को। 14 नंबर का प्रश्न है, त्रिलोचन पांडे कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में बताकर कितनी बोलियों में विभाजित किया? उन्हें 4 वर्गों में बांटा था, तो कितनी बोलियों में विभाजित किया? A4, B12, C10 और D7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि 12 बोलियों में विभाजित किया था, जबकि गढ़वाली जॉर्ज ग्रेरसन ने जो है गढ़वाली बोलियों को कितने भागों में बांटा गया था? 8 बोलियों में विभक्त किया था। पंद्रह नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए पिथौरागढ़ सोका, बी नैनीताल रच भैंसी, सी राठी पौड़ी और डी नागपुरिया रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी होगा। देखो, जो नागपुरिया है वो रुद्रप्रयाग में नहीं है, वो कहाँ पर है? यानी वह कर्णप्रयाग के साइड नागपुर में ही, यानी चमोली जिले का है। ठीक है, बाकी सोका आप जानते हैं, सोका जनजाति भी है, और रच भैंसी काफ़ी प्रसिद्ध है। देखो, 2 बातें आपको नहीं भूलना है, नैनीताल में रच भैंसी काफ़ी प्रसिद्ध है, और गढ़वाल में जो है एक सलानी है, सलानी या सलानी भी हो आएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, और सलानी भी आएगा शुद्ध भाषा में, तो सलानी भी आप पौड़ी को याद कर लेना। राठी एक क्षेत्र माना जाता है, राठी एक ओबीसी क्षेत्र माना जाता है, और पौड़ी अपना क्षेत्र भी राठी है, अगर याद नहीं भी होगा तो इन 2 बोलियों का आधार कहाँ पर है? सलानी बोलियों का, और राठी बोली का पौड़ी में है, याद कर लेना। ठीक है, जैसे नागपुरिया रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, इसी प्रकार से टेहरी में भी है और अन्य जगह में भी इस बातों को आपको याद रखना है। उसके जैसे एक बघाणी, ये बघाण क्षेत्र उत्तरकाशी में है, और एक रवाई क्षेत्र भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। चौंदकोट आ जाएगा, ये भी पौड़ी में है। नागपुरिया मैंने बता दिया, नागपुरिया कहाँ पर है? चमोली में है। ठीक है ना, तो और श्रीनगर और आसपास के जो मझकुमे एक भाषा और है 8 भाषाओं में से गढ़वाल की, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो सीमाएं होती है ना, जैसे आपको कुछ सीमा का आधार मैं बताऊं तो जैसे गैरसैंण आपने सुना होगा चमोली में, और थलीसैंण पौड़ी में सुना होगा, और भिकियासैंण आपने सुना होगा कहाँ पर? अल्मोड़ा में। तो ये सीमाएं होती हैं जहाँ पर जो है मझकुमे, यानी ना कुमैया और ना गढ़वाली भाषा का मिश्रण होता है, उसी को मझकुमे कहा जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। जीवानंद श्रीयाल की रचना है तो कौन सी है? ए व्याथा कथा, बी नौ निशाब, सी सुनैना और डी प्रेम पथिक। तो 16 का नंबर का क्या होगा कि श्रीयाल जी की कौन सी रचना है? तो श्रीयाल की रचना है व्याथा कथा है। ठीक है ना, व्याथा कथा किसकी है? श्रीयाल की रचना है, और यह आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो श्रीयाल भी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाकार हैं। डाली माटी भी, जागृति भी इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है ना, इसके साथ ही जो नौ निसाब है मोहनलाल की है, ये नौ निसाब, ठीक है ना, मोहनलाल चौधरी की है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, 17 नंबर का प्रश्न है, कुमाऊनी लोक साहित्यकार गोरदा का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ए अल्मोड़ा, बी पिथौरागढ़, सी देहरादून, डी टनकपुर। तो काफ़ी प्रसिद्ध नाम है गोरदा, गिरदा, शेरदा, ये दादा हैं, बहुत साहित्य, कुमाऊनी साहित्य में बहुत बेहतर काम किया इन्होंने। तो इसका सही आंसर होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होंगे, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया था, देहरादून में। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं बनेगा, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तो 50% मित्रों हमेशा ही जो है सिंपल ही क्वेश्चन बनता है, ये आपको भी मालूम है। तो इतनी गहराई में नहीं जाना है कि जिस गहराई से हम निकल ही ना सके। आप जैसे पानी में तरते हो तो पहले उतना ही हमें सीमित रहना जितना हम तर सकते हैं। आप बड़े तैराक बनोगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो आपके लिए कोई अच्छे अभ्यर्थी के लिए भी घातक होगा ही होगा। इसलिए हमें सतह पर रहने की आवश्यकता है, मीन बातों को देखने की आवश्यकता है, उसकी रूपरेखा को देखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देहरादून में इनका जन्म हुआ था, किनका? श्रीयाल जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ओ सॉरी, किसका जन्म हुआ था?
गौरदा जी का जन्म हुआ था 1872 में, इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। देहरादून में इनका जन्म हुआ था। बसंती कुमाऊनी साहित्य में इन्होंने काफ़ी बेहतर कार्य किया है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को नहीं भूलेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है, हिमालय बोलियों का विशेषज्ञ माना जाता है। हिमालय बोली का विशेषज्ञ माना जाता है, किसको माना जाता है? ए त्रिलोचन, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी बी डी शर्मा और डी धीरेन्द्र वर्मा। तो किसको माना जाता है हिमालय बोलियों का विशेषज्ञ? तो आप इनको किनको माना जाता है? बी डी शर्मा को माना जाता है। यानी 18 का क्या होगा? 18 का सी आंसर होगा, ठीक है ना। इनको क्या माना जाता है? विशेषज्ञ माना जाता है। आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवानंद श्रीयाल को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? ठीक है, ए गोविंद चातक पुरस्कार, बी इंदिरा गांधी द्वारा पुरस्कार, सी यूके पीताम्बर दत्त पुरस्कार और डी पर्यावरण पुरस्कार। यूपी होगा इसको, ठीक है ना। तो उनको गोविंद चातक पुरस्कार नहीं दिया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। और इंदिरा गांधी द्वारा उस समय की देखो तुम राष्ट्र प्रधानमंत्री थी, तब इनको जो है उनके द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पीताम्बर दत्त बर्तवाल पुरस्कार भी हुआ था और पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार भी हुआ था, लेकिन गोविंद चातक नहीं हुआ था। ये कन्फ्यूजन मत होना कि पर्यावरण का कैसे दिया गया। तो पर्यावरण के प्रति आप लेखन कार्य करोगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी मिल सकता है। आगे लोक उक्तियों से या लोक उक्तियों से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेरी आँखी मायादार और तू बोल दी शयाण च। लोक, इसका अर्थ लोकोक्ति का अर्थ होगा, बोल रहा है कि मेरी आँखें मायादार और तू बोल दी शयाण च, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा? ए मेरी आँखें प्रेम देखती है और तू टेढ़ा बोलती है, मेरी आंखें प्रेम देखती है तू मीठा बोलती है, मेरी आंखें प्रेम देखती है तू कड़वा बोलती है, मेरी आंखें प्रेम देखती है और तू सुंदर बोलती है। तो क्या अंतर होगा? ये गढ़वाली साहित्य में लगा हुआ है, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि धरती आसमान से कहाँ से टपक गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको आदत रहेगी तो आप इस ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा, क्योंकि बहुत कम होता है कि गढ़वाली साहित्य को, लोक साहित्य को इतना अध्ययन करता तो कोई है नहीं कि इतनी गहराई से कोई प्रश्न पत्र बनाएगा। तो आपको जैसे भी करना अपने माध्यम से कुछ ना कुछ बेहतर करना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी मेरी आंखें प्रेम देखती है और तू टेढ़ा बोलती है, ठीक है। सयाण मैंने क्या होता है? टेढ़ा, होशियार, है ना, होशियार भी करते, तो सयाण बनने से क्या, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेचारा बोला मेरी आंखें प्रेम देख रही है और तू टेढ़ा ही बोलती है, मतलब आदमी एक भाईचारे का हाथ बटा रहा है और दूसरे को वो गलत ही लग रहा है। तो इसको आप लोग देखेंगे। तो कई कई ऐसी बातें होती है, लेकिन आपको अपना भाईचारा से ही रहना है, फिर भी आपको गंभीरता से सोच विचार से चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पार्वती और अकलवर किस विधा की रचना है? पार्वती और अकलवर, ये पार्वती नहीं है, ध्यान रखना। काव्य, नाटक, उपन्यास और कविता संग्रह। तो 21 नंबर का क्या होगा? तो यह क्या होगा? तो यह जो है उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है ना। और एक है पार्वती, एक पार्वती रचना भी है, ठीक है ना। तो ये पार्वती रचना है अबोध बंधु बहुगुणा, अबोध बंधु बहुगुणा। और पर्वती आ जाएगा, परवर्ती भी नहीं है, परवर्ती इसी प्रकार से लिखा गया, ध्यान रख लेना, अकलवर। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखेंगे। काफी मजबूती से प्रश्न पत्र बनाया गया है, ठीक है ना। 22 नंबर का प्रश्न है, जीतू तो योद्धा की प्रेम हृदय बहुविधा में अभिव्यक्ति किस प्रसिद्ध रचना में हुई? जीतू योद्धा की प्रेम हृदय की बहुविधा में अभिव्यक्ति किस रचना में हुई है? जीतू बगड़वाल सुना है आपने ना, जैसे राजू मालूसाई का आपने सुना होगा कि लोक कथाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, कहाँ पर? कुमाऊं में। और जीतू बगड़वाल के कहाँ पर है? गढ़वाल में है, जैसे तीलू रोतोली, ठीक है। तो जीतू बगड़वाल की आपने कहानी सुनी होगी, जैसे कि एक लेख में कई बार कहा जाता है कि जीतू एक बहुत अच्छा था, वो ग्वाला था, ठीक है। और अक्षरिया जिनको बोलते थे हम, सुंदरियाँ, कि उसका हरण कर गई, ठीक है ना, उसको वहीं से उसका हरण कर गई। इस प्रकार से इनकी कहानियाँ हैं। ये भूमियाल की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग की बात कर रहा हूँ मैं। तो किस में है? ए भूमियाल, बी सदै गीत और सी निसास और डी प्रेमपति। तो मैंने पहले इसका आंसर दे दिया, तो भूमियाल में, ठीक है ना। भूमियाल को याद रख लेना, भूमियाल में जीतू बगड़वाल की प्रेम कथा, योद्धा हृदय की बहुविधा है, क्योंकि वो अपनी प्रियासी से प्रेम करता है और उसको
अलग करके भी अपने कार्य पर भी अपना ध्यान देता है, उसको छोड़कर अपने कार्य को स्थान देता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रकार से उसकी व्याथा कथा उसमें गाई गई है। अब देखते हैं भूम्याल। लेकिन जो आपके बीए के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसमें भूम्याल ओल दिया है। क्या दिया है? भूम्याल ओल दिया है, ठीक है। तो उस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे कि उसमें भूम्याल ओल दिया है और भूम्याल के अंतर्गत उसमें भूम्याल ओल दिया है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि उसमें भूम्याल ओल दिया है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है रचना में। बाकी प्रेमपति का आप जानते हैं, प्रेमपति किसका है? निषाद सदैव गीत के बारे में चर्चा कर चुके हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा विकास को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कुमाऊनी भाषा वर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है? A2, B4, C7 और D12, ठीक है। अभी मैंने पूर्व में चर्चा की थी, गढ़वाली जो है भाषा विकास को कितने वर्गों में बांटा गया था? 5 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें सिंहनाद था और आधुनिक था, ठीक है। इस प्रकार से उसमें कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में था, ठीक है ना, गढ़वाली का, जिसमें आरंभिक था, गढ़वाली काल था, सिंह था, पांथरी था, आधुनिक था। तो कुमाऊनी का क्या होगा? इसका सही होगा 4, नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे जहां पर कंफ्यूजन बनता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे 4, एक तो प्रारंभिक है, ठीक है, एक क्या पूर्व है, एक उत्तर है और एक आधुनिक है, ठीक है ना। ये 4 भागों में किस क्या बांटा गया था? कुमाऊनी भाषा को बांटा गया था 4 भागों में, ठीक है। और कुमाऊनी बोली को कितने बांटा गया? 12 भागों में, ठीक है। गढ़वाल को 5 भागों में बांटा गया और बोलियों को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में, ठीक है। नोट कर लेना। ये कितना हो रहा है? 16। ये कितना हो रहा है? 13। तो देखो 5 भागों में बांटा गया है। गढ़वाली विकास की जो भाषा के विकास को गढ़वाली में कितना बांटा गया? 5 में बांटा गया है और कुमाऊनी को 4 में बांटा गया है। जो त्रिलोचन थे उनने 4 वर्गों के अंतर्गत 12 बोलियों को आधार माना और जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है गढ़वाली के कितने बोलियों को माना? 8 बोलियों को माना। बस यही है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देवकी महारा को सुमितन पंत पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? ए स्वाति, बी निसास, सी नव जागृति और डी प्रेमांजलि। तो देवकी महारा को जो है सुमितन पंत पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निसास के लिए मिला, ठीक है ना। निसास कुमाऊनी कविता का संग्रह है और स्वाति, नव जागृति और प्रेमांजलि ये भी इनकी रचना है, ठीक है ना। पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ कुमाऊँ की कोकिला, ठीक है। कुमाऊँ की कोकिला भी इन्हें कहा जाता है और महादेवी भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूमियाल में कितने सर्ग हैं? ठीक है ना, भूमियाल में कितने सर्ग हैं? 25वां नंबर का प्रश्न है, भूमियाल में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग, 15 सर्ग, 16 सर्ग और 12 सर्ग, 14 ही कर देना इसको। तो इसका सही आंसर होगा 15 सर्ग हैं, ठीक है ना। भूमियाल में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। देखो भूमियाल पहला काव्य इसलिए भी माना जाता है और पूर्व में हमने अभी चर्चा की थी भूमियाल के ही, जिसमें जीतू बगड़वाल के, जीतू जो योद्धा है उसके प्रेम हृदय की वेदना की अभिव्यक्ति उसमें हुई थी, ठीक है ना। और ओल के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ओल जो लगा हुआ है। तो अब देखते हैं कि इसमें इसको पहला इसीलिए माना जाता है कि इसके अंतर्गत बहुत सी बातें थी, ठीक है। जैसे इसमें इतना बेहतर रूप से रस का, छंद का, अलंकार का, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। बताओ, गढ़वाली साहित्य में इस प्रकार की रचनाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको महाकाव्य कहा गया है। किसको? भूमियाल को। किसको कहा गया है? भूमियाल को कहा गया है, ठीक है ना। तो भूमियाल को इसीलिए इतना बड़ा स्थान दिया गया है कि इसमें इस प्रकार की बातें कही गई है, ठीक ना। प्रथम गढ़वाली, और इसी आधार पर इसको जो है, आधार भी यही है, ठीक है ना।
भूमियाल का मजबूत आधार भी यही है भूमियाल का कि देखो प्रथम गढ़वाली महाकाव्य इसको माना जाता है। महाकाव्य हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको मानते? प्रिय प्रवास को, 14 की रचना को। वैसे तो हम जो है पृथ्वीराज से जो है चंद्रवदाय की रचना पृथ्वीराज को भी मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें इस प्रकार की बातें हैं। पहला पॉइंट, भूमियाल में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। दूसरा, ये गढ़वाली भाषा का प्रथम महाकाव्य है। तीसरा, इसमें छंद अलंकारों का उल्लेख किया गया है। और चौथा, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? जूतो बगड़वाल का प्रेम वेदना की वर्णन किया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इस पॉइंट को नोट करना है, ठीक है। अबोध बंद बहुगुणा की रचना है ये भूमियाल, ठीक है ना रचना। दूसरा, ये आपने 15 सर्ग किसमें भी देखा होगा, देखा कहीं आपने, ठीक है। कामनी में भी आपने जो है 15 सर्ग हैं। तो कामनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं। और जिसमें कि जो कब की रचना है? 35 की रचना है, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद की। तो एक मिलाकर आपको देखना चाहिए। और भूमियाल यहाँ पहला काव्य है, वहाँ पहला काव्य तो नहीं है, लेकिन कामनी को एक बहुत बड़ा काव्य के रूप में भी माना जाता है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर मैंने जोड़कर आपको बता दिया। आप हो सकता है कि आपकी स्मृति में जरूर अपरिचयता की बातों का आधार बना रहेगा। देखो ये आधा डॉ है, ठीक है ना। अंगवाल के रचनाकार हैं। अंगवाल के रचनाकार कौन है? ये देवकी महारा, बी शेरदा, डी चारूचंद पांडे और सी गोरदा। तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है अंगवाल, ठीक है ना। तो यह किसकी रचना है? तो यह चारूचंद पांडे की रचना है, ठीक है ना। मात्र एक कविता संग्रह जो इनकी प्रतिभा का घोतक है। इस रचना को इनकी प्रतिभा का घोतक माना जाता है, चारूचंद पांडे को, ठीक है। ये कुमाऊं के रचनाकार थे। आगे 27 नंबर का प्रश्न है, बुलडोजर और समाधान रचना है। ये वल्लभ डोभाल, बी सुभाष पंत, सी गोरदा और डी गुमानी पंत। तो बुलडोजर और समाधान किसकी रचना है 27 नंबर का? तो या आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ये वल्लभ डोभाल की रचना है, ठीक है। क्योंकि पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ कि 4 हिंदी रचनाकारों को भी मैंने इसमें जोड़ा है, क्योंकि इनका संबंध कुछ न कुछ माध्यम से, जैसे चारूचंद पांडे हैं, सॉरी चंद्र कुमार वर्तवाल हैं, इनका संबंध जो है गढ़वाली साहित्य से भी है, जैसे हेमवंत इनकी कविताएं हैं। अट्ठाईस नंबर का प्रश्न है, वो परवा बाजू चप्पल की लाचो यसा किस रेडियो स्टेशन से इस गीत का प्रसारण किया गया था? काफ़ी प्रसिद्ध चला था गढ़वाल में, ओ सॉरी कुमाऊं में, ठीक है ना। वो परवा बाजू चप्पल की लाचो यस, तो किस रेडियो स्टेशन से प्रसारित हुआ? ये नजीबाबाद, बी लखनऊ, सी कानपुर और डी बरेली। तो इसका सही आंसर क्या होगा 28 का? इसका होगा तो 28 का आंसर क्या होगा? तो 28 का बी होगा, लखनऊ स्टेशन होगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में उसके बाद जो है नजीबाबाद जो हमारा उत्तराखंड से लगा हुआ, यहीं से जो है प्रसारण होता था। जैसे आप सुनते थे, नमस्कार, आप नजीबाबाद केंद्र से समाचार सुन रहे हैं, ठीक है। आप बरेली केंद्र से समाचार सुन रहे हैं। आज के मुख्य समाचार नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस प्रकार से, क्योंकि जब ये संचार का माध्यम, यानी ये टेक्नोलॉजी का माध्यम कम था, जब टेलीविज़न का माध्यम कम था, तो रेडियो पर ही कुछ गाने प्रसारित होते थे। तो बड़े चाव से, बड़ी लालसा से हम लोग, पूर्व के लोग देखा करते थे। जैसे आपने अपने दादा तो देखे होंगे, शायद में आपने पिताजी लोग भी सुने होंगे कि घर के बाहर जो शामकालीन समय होता था, तो रेडियो स्टेशन से इस प्रकार के गाने और समाचार सुना करते थे। जैसे क्रिकेट भी देखा करते थे बड़े चाव से पहले, ठीक है ना। अब तो केंद्र जो है अलग अलग हो गए हैं। तो पहले लखनऊ स्टेशन से यहाँ परवाबाजी काफ़ी प्रसिद्ध था इनका, ये ना किसका काफ़ी प्रसिद्धि इनको इस गाने को मिली थी, ठीक है। शेरदा की इस गाने को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी उस बार के लिए, उस बार जब इन्होंने पहले पहले ये गाना गीत गाया था। 29 नंबर का प्रश्न है, अशोक वाटिका में सीता उपन्यास किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? बागनाथ पत्रिका, ए, बी अल्मोड़ा अखबार, सी बागेश्वर पत्रिका और डी सत्य अखबार, ठीक है। तो अशोक वाटिका में सीता काफ़ी प्रसिद्ध है, शायद मैं पूर्व में कहीं देखा होगा यह प्रश्न आपने।
कम्युनिटी में देखा होगा हिंदी साहित्य समागम का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक होगा 29 नंबर का। और यहाँ जो बागनाथ पत्रिका में था, ये देव की मेहरा का है। ठीक है ना, देव की मेहरा की रचना है। ठीक है ना, देव की मेहरा की यहाँ उपन्यास उपन्यास देव की मेहरा का यह रचना है। ठीक है ना, और इसको जो है हिंदी काव्य में अशोक वाटिका में सीता। देखो यह बागनाथ जो पत्रिका था इन्हीं के थे। ठीक है ना, इन्हीं के पति थे। तो ठीक है ना, उन्हीं ने इसका संपादन किया था, देव की महारा का। ठीक है ना, देव की महारा के पति थे, उन्होंने इसका संपादन किया था। बागनाथ पत्रिका का संपादन देव की महारा के पति थे। तो पूर्व में भी इसमें चर्चा कर चुका हूँ। तो उसमें जो है इन्होंने, इनके पति ने इसका संपादन किया था। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। 1970 में हुआ था, जो लखनऊ स्टेशन से हुआ था। ठीक है ना, तो संपादन जो है किसने किया था, यशपाल महरा ने किया था। ठीक है ना, यशपाल महरा ने किया था। सॉरी, यह उपन्यास नहीं था, यह खंड काव्य था इनका। ठीक है ना, इनका खंड काव्य था। इसको उपन्यास को काट देना, इसीलिए मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था। तो यह क्या था, अशोक वाटिका में सीता, यह खंड काव्य है। ठीक है ना, आ जाएगा किस प्रकार का है, खंड काव्य है। ठीक है ना, खंड काव्य है इनका। तो ये बागनाथ पत्रिका में छपा था। ठीक है, बागनाथ पत्रिका में छपा था। और किस्तवार इसका जो है किस्तवार इसकी जो है पत्रिका में एक एक दो दो जो भी इनकी पत्रिका इस प्रकार की पत्रिका में छपता ही था। भाग एक भाग दो का सपनों की रात इनका उपन्यास है, देव की महारा का। तो थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे हो रहा था इस क्वेश्चन में, तो आप इसको स्पष्ट कर लेना। ठीक है, उपन्यास की जगह में आप काव्य कर लेना। काव्य के अंदर खंड काव्य भी और महाकाव्य आते हैं, प्रबंध काव्य के अंतर्गत भी। ठीक है, 30 नंबर का प्रश्न है, गुमानी पंथ का जीवन काल कब से कब तक रहा। ए 1780 से 1850, बी 1700 से 1900, और सी 1790 से 1846, डी 1795 से 1850। तो गुमानी पंथ जो कि सबसे पहले उत्तराखंड के कुमाऊं के नहीं, गढ़वाल के पहले साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं। खड़ी बोली के पहले, उत्तराखंड के पहले रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, और रीतिकाल के पहले कवि माने जाते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, 1990 से 1846 में इनका जीवन काल रहा। तो गुमानी पंथ का सिलेबस में तो नहीं दिया है, लेकिन जैसे आप उत्तराखंड गढ़वाली कुमानी साहित्य पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत इनका नाम का उल्लेख भी होता ही है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होंगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट बनाने की कोशिश की गई है। बस आपको धैर्य से देखना है, एक दो बार अध्ययन करना है, और हो सके तो नोट्स भी आप बनाते रहे। कई बार बहुत बेहतर लगता है कि अभ्यर्थी इतने तालीनता से, इतने दृढ़ संकल्प से इतने बेहतर नोट्स बनाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। कुमानी कहावतों का संग्रह प्यास, जिसमें 1247 कहावतों का संग्रह किया गया है, के रचनाकार हैं। प्यास जिसमें कहावतों का ही संग्रह बना दिया, तो इतने बड़े रचनाकार थे। ए देव की महारा, बी गोरदा, सी चंद्रलाल चौधरी, डी शेरदा। तो 31 का क्या आंसर होगा, तो 31 का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी आंसर होगा। ठीक है ना, तो चंद्रलाल चौधरी ने जो है इतनी अच्छी जो है प्यास की भूमिका में जो है ना, कहावतों से ही। ठीक है, चंद्रलाल वर्मा चौधरी ने जो है प्यास की भूमिका जो है प्रारंभिक अंश लगा हुआ है सिलेबस में, उससे संबंधित। देखो एक तो आ जाएगा कि प्यास की भूमिका किससे संबंधित है, कहावतों से संबंधित है। कुमाऊनी साहित्य का ये विशेष अंग है। इसमें कितने कहावतें हैं, 1247 कहावतें हैं। किसका, चंद्रलाल वर्मा चौधरी का है। ठीक है, बत्तीस नंबर का प्रश्न है, चीव के बाप की मौत के रचनाकार है। चीव के बाप की मौत के रचनाकार कौन होंगे, ए अजीत डोभाल, बी सुभाष पंत, सी रेणु, और डी भीष्म साहनी। तो चीव के बाप की मौत काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, किसकी होगी, तो यह रचना किसकी होगी, तो यह होगी सुभाष पंत की होगी। ठीक है, तो गढ़वा जो हिंदी साहित्य के रचनाकार है उनको भी इसमें। एक है चीव की दावत। ठीक है ना,
चीप की दावत आपने देखी होगी, किसके, रेणु की है। ठीक है, प्रस्तुत बहुत ही प्रसिद्ध रचना है चीप की दावत, यूजीसी नेट सिलेबस में लगी हुई है, जैसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पंत आप देख लेना, यहाँ पंत की है और वहाँ किसकी थे, रेणु की। ठीक है, 9 को याद रख लेना। 33 नंबर का प्रश्न है, किस कवि ने अपने को आंसू कवि ना मानकर भगन भगनोलिया कवि माना? ए गोरदा, बी गिरदा, सी शेरदा, डी चारुचंद पांडे। चारुचंद पांडे। तो आंसू कवि ना मानकर लोगों ने उन्हें आंसू कवि माना, लेकिन उनको उनने कहा नहीं, मैं आंसू कवि नहीं हूँ, मैं भगनोलिया कवि हूँ। जैसे गढ़वाली कुमानी का कोई शब्द होगा ना, भगनोलिया, तो किसने माना भगनोलिया? तो यहाँ बहुत बड़े कवि थे, कौन थे? तो यहाँ कवि कौन थे? गोरदा थे। ठीक है ना, यहाँ कवि कौन थे? गोरदा। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है ना, यहाँ कवि कौन थे? गोरदा। देखो, इसी प्रकार से आपने हिंदी साहित्य में सुना होगा कि जब बात आती है राष्ट्र कवि की, तो राष्ट्र कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त को जो, जैसे तुम्हें मालूम होगा कि साकेत की रचना के आधार पर जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी, और उनकी कविताएं इतनी राष्ट्र के प्रति इतनी समर्पित थी कि उस समय की जैसे 12 की रचना, 31, 32, 57 की रचना उनकी जो इसी प्रकार से चलती है, साकेत उनकी रचना चलती है, भारत भारती उनकी चलती है, इस प्रकार की काफ़ी रचनाएं उनसे चलती है। तो एक आधार था मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा देना। तो इसी प्रकार से दिनकर को भी राष्ट्र कवि की, दिनकर की रचनाओं में एक जोश जुनून था। ठीक है, रसमृति आपने देखा, उनकी उनकी रचना पढ़ी होगी। साकेत उनकी इस प्रकार से और भी रचनाएं थी काफ़ी। तो क्या होता है कि दिनकर को भी लोग क्या कहते थे? राष्ट्र कवि कहते थे, लेकिन कम लोग कहते थे। लेकिन दिनकर क्या मानते थे अपने को? दिनकर ने कवि ने कहा मैं राष्ट्र कवि नहीं हूँ भाई, मैं उनके सामने एक छोटा कवि हूँ। तो उनने अपने को क्या कहा कि मैं डिप्टी कवि हूँ। ठीक है ना, मैं डिप्टी कवि हूँ, अपने को कहा। तो इसी प्रकार से इस उल्लेख शब्द में क्या कहा कि मैं आंसू कवि नहीं हूँ, मैं भगनोलिया कवि हूँ। तो क्वेश्चन को थोड़ा हिंदी साहित्य को भी आप देख कर चलिएगा, तो थोड़ा सा एक रोमांच पैदा होगा। और जब आप क्वेश्चन एक दूसरे से जोड़ते हो तो निश्चित तौर पर उससे एक आने वाले एग्जाम में औषधि का कार्य करता है, युक्ति का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, तिब्बत की रोटी किस कवि की रचना है? ए विजय डोभाल, बी सुभाष पंत, सी वल्लभ डोभाल और डी अजय रावत। तो तिब्बत की रोटी, ये ग्रुप सी में भी काफ़ी बार तुमने प्रश्न देखा होगा। तो 34 का सही आंसर क्या होगा? सी, यानी वल्लभ डोभाल का होगा। ठीक है ना, तिब्बत की रोटी वल्लभ डोभाल की रचना है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली भाषा को कहा। ठीक है, मैक्स मूलर ने जो है गढ़वाली भाषा को क्या कहा? अपनी पुस्तक में कौन सा नाम दिया था गढ़वाली भाषा को? ये प्राकृतिक भाषा, बी प्राकृत भाषा, सी अभ्रंश भाषा और डी खस भाषा। तो मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक में जो गढ़वाली भाषा को नाम दिया था, उसको नाम था प्राकृतिक भाषा। देखो, प्राकृत भाषा तो अलग है, पाली प्राकृत, ठीक है ना, अपभ्रंश, इस प्रकार से जो क्रम है एक चलता है, वह प्राकृतिक भाषा की बात नहीं, ने प्राकृतिक भाषा की बात की थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। पहली बात तो मैक्स मूलर की रचना क्या थी? साइंस ऑफ लैंग्वेज थी। किससे संबंधित थी? गढ़वाली भाषाओं से संबंधित थी। उस गढ़वाली भाषा में क्या नाम दिया था? प्राकृतिक भाषा का नाम दिया था। तो इन तथ्यों को भी आप नोट करेंगे। गोरखबाणी पुस्तक का लेखन किस शासक गोरखबाणी पुस्तक का लेखन किस शासक ने किया था? ठीक है ना, गोरखबाणी पुस्तक का जो है लेखन किस शासक ने या किस राजा ने किया था? ये प्रताप शाह, बी सूरदर्शन शाह, सी मानेंद्र शाह और डी नरेंद्र शाह। तो गोरखबाणी का किसने किया था? तो गोरखवाणी की जो पुस्तक का रचना था, तो देखो अभी हमने पूर्व में किया था ना दिगांश अभिलेख। तो कुमानी साहित्य का जो है 11वीं 12वीं सदी से दिगांश अभिलेख मिला, तो वहाँ से हम लिखित रूप मानते हैं कि कुमानी साहित्य का विकास हुआ था। यहाँ हमें उतनी प्रमाणिकता नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ हमें जो ये पुस्तक थी, ये सूरदर्शन शाह इसका बी होगा,
और सूरदर्शन शाह का जो शासनकाल रहा इस कब रहा 1815 से 1859 तक रहा इनका शासनकाल। ठीक है, तो देखो प्रथम टेरी के नरेश थे, ठीक है ना। जब गोरखाओं ने आक्रमण किया और हमारे गढ़वाले राजा हार गए थे, फिर इन्होंने जो क्या किया, एक भाई जो वहाँ पर रहा भाग गया था, दूसरा भाई जो है हरिद्वार में रहा था, तो इन्होंने जो अंग्रेजों से जो है सहायता ली थी, जैसे आप जानते हो इतिहास में भी आपको पढ़ना ही है। तो इन्होंने सहायता जब ली थी तो अंग्रेज तो बहुत चालाक चतुर थे, चतुर बुद्धि के थे, पहले लालच देते थे, फिर उसकी भरपाई उसके 10 गुना करते ही करते थे। तो जो अलकनंदा नदी है उसके पूर्व जो है जो इधर का साइड है श्रीनगर साइड, उसमें जो है उन्होंने जो है जो है ब्रिटिश गढ़वाल उसको बना लिया था, और पिछले जो उसके दूसरी और दूसरा छोर था उसको जो है टेरी नरेश को दे दिया। तो उन्होंने अपनी राजधानी जो है श्रीनगर से फिर कहाँ पर ले गए, टेरी ले गए, टेरी में अपना शासन किया। और जैसे आज भी देखते हूँ तो आपने अभी वर्तमान में सुना होगा, तो उनके शासक भी थे, कई बार सांसद भी चुने गए, जैसे मानेंद्र है उनके वो भी सांसद थे। अभी विजय माला एक लक्ष्मी है, वो भी वर्तमान में जो है सांसद, वो तो टिहरी राज से भी उनका संबंध है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, तो आपको क्या नोट करना, गोरख वाणी से कुमाऊनी रचना का दिगांत से माना जाता है, या इतिहास में भी आएगा, इस पॉइंट को नोट कर लेना। तो वहाँ पर भी आपको इसको पकड़ना है और यहाँ को भी पकड़ के रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ सूरदर्शन शास्त्र से हम क्या मानते हैं, गोरख वाणी जो रचना है उससे हम क्या मानते हैं, गढ़वाली साहित्य का जो है लिखित रूप मानते हैं। ये अपना अपना राइटरों का विचार है, लेकिन हाँ वास्तविकता भी इसमें कुछ ना कुछ है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेमपति पुस्तक किस राज्य शासक पर आधारित है? ए मानेंद्र शाह, बी नरेंद्र शाह, सी प्रताप शाह और डी कीर्ति शाह। तो प्रेमपति की जो पुस्तक है यह किस शासक पर आधारित थी, किसके शासन पर आधारित थी? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह जो है नरेंद्र शाह के शासन पर दी। देखो पूर्व में एक बात को मैंने उल्लेख किया था कि गढ़वाली कुमाऊनी भाषा साहित्य हम पढ़ेंगे और गढ़वाली कुमाऊनी रचनाकारों को हम पढ़ेंगे, उसके साथ 4 से 5 हम हिंदी रचनाकारों को पढ़ेंगे, और चंद वंश और गढ़वाल वंश के बीच जो रचनाएं हुई, क्योंकि वहाँ पर भी हमने इतिहास में पढ़ना है, तो उनको भी हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है अब देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है। प्रेमपति की एक प्रसिद्ध रचना है, किस पर आधारित है? नरेंद्र शाह पर आधारित है। किसकी है? तोता कृष्ण गैरोला की है, गैरोला की रचना है। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इसी प्रकार से बन गए, यानी स्मृति आपकी आप में एक रचनात्मक का आधार बन चुका है कि क्वेश्चन किसी भी स्तर से बने वो आपसे पहुँच से बाहर नहीं जा सकता है। बशर्ते ऐसा नहीं कि आपने देखा और चले गए। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि आप ऐसा कहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि देखो बार जितना आप प्रैक्टिस कर देखोगे उसका आधार नहीं होगा जब तक आपका मूल्यांकन उससे नोट करके नहीं होगा। यूट्यूब को भी देखने से उतना महत्व नहीं होगा जब तक आप नोट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको एक क्वेश्चन तो दूसरे क्वेश्चन में लिंक या टच या जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे बेहतर है कि देखने के साथ साथ आपको होगा, एक बार नहीं आता समझ में, दूसरे अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो मेरा ही देखो, कहीं पर भी आपको अच्छा दिखता है लगता है तो आप जैसे खाली समय आप खाना बना रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, एक बार बेहतर रूप से देखकर आप इधर उधर गुनगुनाने से, अपना दिमाग इधर उधर भटकाने से अच्छा है कि लीड लगा सकते हैं और अपना अध्ययन भी कर सकते हैं और उस वीडियो को सुन सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, 3 बातों को भी आपको देखना होगा। 38 नंबर का प्रश्न है, कौन सा नाटक रुद्रदेव ने लिखा? देखो अरे रुद्रदेव कौन थे? ये चंदवंश के राजा थे ना। ए बिरहा रागोदय, बी प्रिया रागोदय, सी बसंत रागोदय और डी ऊषा रागोदय। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका डी हो आंसर होगा। ठीक है, यह जो है BDO 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन किसी रूप से भी बनेगा, इतिहास का प्रश्न भी हम इसमें मिश्रण करेंगे, तो एक नज़र हमारी अच्छा यही है कि जैसे आप गढ़वाली साहित्य करते हो तो उससे रचनाकार अगर इतिहास के मिलते हो तो आप यहाँ जोड़ सकते हो, हिंदी के नए रचनाकारों को भी आप गढ़वाली साहित्य में जोड़ सकते हो, कि जिससे आपका एक आधार बना रहेगा।
39 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित रचना है। ए सिंहनाद, बी उठो गढ़वालियो, सी हिलासी और डी चेतावनी। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी मैं चर्चा कर चुका था शायद इस पर स्टार्टिंग में, पहले प्रश्न पद की बात कर रहा हूँ। तो इसका आंसर का क्या होगा, इसका आंसर एक होगा, सिंहनाद होगा, ठीक है ना, उठो गढ़वाली नहीं होगा। तो यह आंदोलन जो है, यह जो है स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित था, ठीक है ना। यह किससे था, स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित था। और इसके रचनाकार कौन थे, भगवती प्रसाद पांथरी, ठीक है। और पांथरी काल की यह रचना मानी जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको देखना है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, गढ़वाल का प्रणय प्रसंग गीत है जिसमें कि नारी हृदय की वेदना का, सौंदर्य का वर्णन मिलता है। तो किस रचना में मिलता है, प्रणय प्रसंग मिलता है, ठीक है ना, नारी वेदना का और सौंदर्य का। ए चौफला, बी चौपती, सी लामड़ और डी झुमेले या झुमेलो होगा ये, ठीक है ना। तो किस में मिलता है, गढ़वाली की इस प्रकार की किस में मिलता है हमें, तो गढ़वाली साहित्य को भी आपने देखना है, ठीक है ना। ये प्रेम और प्रणय गीतों से संबंधित है सारे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो प्रणय प्रसंग गीत हैं और नारी हृदय और सौंदर्य का वर्णन जिसमें मिलता है हमें, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं, क्या कहेंगे, उनको कहेंगे झूमेलो, ठीक है ना, झूमेलो कहेंगे, ठीक है ना। चौफला क्या हुआ कि चौफला, देखो स्त्री और पुरुष सामूहिक रूप से, ठीक है ना, स्त्री भी और पुरुष भी सामूहिक रूप से इसको गाते हैं, ठीक है। और प्रेम एवं मिलन की, ये यहाँ भी प्रेम और मिलन का है, ये चारों गीत प्रेम और मिलन के ही हैं, ठीक है ना। वही बात करें हम लामड़, तो ये लामड़ का दूसरा नाम क्या है, छेपेली गीत है, छेपेली, ये प्रेम प्रणय का गीत है यहाँ भी। और एक छपति है, जो छपति है ना, ये चौपती हो गया, ये छोपति कर देना इसको, छोपति, ठीक है ना। ये छोपति क्या, संयोग श्रृंगार, ठीक है ना, संयोग श्रृंगार का गीत है गढ़वाली में। ये जौनपुर रंगवाई होता है ना, रवाई कांड भी हुआ था, रवाई क्षेत्र जौनपुर में जो है क्षेत्र में अधिक गाया जाता है, ठीक है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही काफ़ी। 2-3 दिन से इस प्रैक्टिस सेट को बनाने का आधार यही था, क्योंकि बीच बीच में आपके मैसेज आते हैं, जब मैं फर्स्ट पेपर को पढ़ाता हूँ तो आपके बार बार मैसेज व्यक्तिगत भी और जो है कम्युनिटी में भी मैसेज आते हैं, यूट्यूब पे भी आपके मैसेज आते हैं कि सर इस प्रकार से हमें वो कराना होगा। और निश्चित तौर पर बार बार आपका मैसेज आ रहा है कि प्रयोजनमूलक, तो प्रयोजनमूलक भी आप चिंता मत करना, 2 से 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और उसके साथ ही इसमें मैं व्याख्यात्मक क्लास भी चलाऊंगा। और इसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिस सेट 1 पे, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 1 पे जाएंगे, सॉरी पेपर 1 पे जाएंगे, और 5वां यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा यूनिट में जो है आपको मालूम है कि पेडागोजी लगी हुई है, उसमें कुछ नया लगा हुआ है, तो उसको भी हम देखेंगे। और फर्स्ट यूनिट में जाएंगे हम दर्शन शास्त्र में, और दर्शन शास्त्र में हम अध्ययन करेंगे, दर्शन शास्त्र का करेंगे, यथार्थवाद प्रकृतिवाद का अध्ययन करेंगे। उसके साथ हम जो हैं कुछ पाश्चात्य और भारतीय चिंतकों के बारे में भी पढ़ेंगे, और संविधान के बारे में भी उसमें अध्ययन थोड़ी बहुत होगा। तो एक बेहतर से बेहतर मैटर मिलेगा ही, आप हमारा साथ दीजिएगा। और अधिक से अधिक आप देखते हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि 10% भी आपको बेहतर मिलेगा, तो आप अगर अपनी इतनी तालीनता से, अपनी मेहनत से, इतनी जिज्ञासा से, इतनी लालसा से देख रहे हैं कि हमें यह क्वेश्चन, यह एग्ज़ाम फाइट करना है, उत्तीर्ण करना है, तो आपको कुछ बेहतर मैटर मिलता, तो आप उसको भी अपना सहयोग दीजिएगा। और आपका सहयोग मुझे मिलता है, मैं सोचता हूँ कि कम समय में लाऊँ, लेकिन आपकी प्रेरणा मुझे इतना उत्तेजित करती है, इतना पुनर्बलम देती है कि मैं मजबूर बार बार हो जाता हूँ कि मैं प्रश्न पत्र को लाऊं और एक बेहतर से बेहतर करने की सोच, ठीक है। बाकी मैं आप ही का जैसे एक छोटा मोटा, आप ही के जैसे एक अध्ययनार्थी या अभ्यर्थी हूँ, ठीक है। तो मित्रों आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाने का कष्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बेहतर प्रैक्टिस सेट लेकर फिर पहुँचेंगे आपके पास, आपके